12 मार्च 1993 शुक्रवार का दिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई हर दिन की तरह आज भी अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यह दिन इतिहास के सबसे खौफनाक दिनों में दर्ज होने वाला है। साउथ बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट जहां खड़ी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 29 मंजिला इमारत देश की आर्थिक धड़कन। हर रोज की तरह सुबह से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। ट्रेडिंग रिंग में मौजूद हजारों लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे। सबकी निगाहें शेयरों के चढ़ते और गिरते भावों पर टिकी हुई थी। हर सेकंड बदलती किस्मत, हर चेहरा उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। और फिर दोपहर के ठीक 1:30 एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। चारों तरफ बिखरे हुए कांच, टूटे हुए ढांचे और जमीन पर पड़े इंसानों के टुकड़े। एक ही झटके में 84 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत के बीच झूलते रह गए। जो कुछ देर पहले तक अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हर तरफ चीखे, दर्द और मदद की पुकार, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। लेकिन मौत की यह कहानी यही खत्म नहीं होने वाली थी। मुंबई पर अभी और भी बड़ा खतरा मंडरा रहा था। यह तो बस शुरुआत थी। इस दिन मुंबई में कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ। पहले धमाके के ठीक 47 मिनट बाद, जब लोग संभल भी नहीं पाए थे, आतंक ने एक बार फिर वार किया। मुंबई का भीड़-भाड़ वाला कत्था बाजार, जहां हर पल हजारों लोग मौजूद रहते हैं, वहां खड़े एक स्कूटर में अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। दोपहर के 2:30 अगला धमाका शिवसेना भवन के पास लकी पेट्रोल पंप पर हुआ। निशाना था शिवसेना भवन, लेकिन यह धमाका उसे छू भी नहीं पाया। इमारत बाल बाल बच गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, महज 3 मिनट बाद एक और धमाका। इस बार निशाना था एयर इंडिया बिल्डिंग, जहां एक कार में छिपा था मौत का सामान। और फिर एक और जोरदार विस्फोट। एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने खड़ी कार मौत का जाल बन चुकी थी। यह दिन का चौथा धमाका था। इस हमले में 20 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई के लोगों को छलनी करने का यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर पर दहशत का पहाड़ टूट चुका था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और यह कब रुकेगा। प्रशासन भी पूरी तरह सकते में था। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस आतंक को कैसे रोका जाए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आतंक ने एक और वार की तैयारी कर ली थी। दोपहर के 2:04 मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में एक साथ धमाके होने वाले थे। और फिर एक साथ 2 जोरदार धमाके। माहिम और वर्ली दोनों जगहों पर तबाही मच गई। इन धमाकों ने तबाही को और भी भयानक बना दिया। माहिम की सड़कें खून से लाल हो चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वर्ली का सेंचुरी बाजार, जहां जिंदगी अपने सामान्य रफ्तार में चल रही थी, लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब खत्म होने वाला है। पासपोर्ट ऑफिस के पास से गुजरती यात्रियों से भरी बस और सड़क किनारे खड़ी एक लावारिस जीप। मौत बस कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। जैसे ही बस उस जीप के पास पहुंची, एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। धमाके की ताकत इतनी भयानक थी कि बस हवा में उछल गई और पल भर में तबाही में बदल गई। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। सड़कें मलबे और खामोशी से भर गई। धमाका इतना भयानक था कि किसी को पहचान पाना भी मुश्किल था। एक ही पल में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। धमाका इतना भयानक था कि कई चेहरों को पहचान पाना भी नामुमकिन हो गया। 113 मासूम लोगों की जान एक पल में खत्म हो गई। करीब 227 लोग बुरी तरह घायल, दर्द से कराहते हुए जिंदगी के लिए जूझ रहे थे। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में 6 धमाके और पूरी मुंबई हाहाकार में डूब चुकी थी। पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन हर दिशा में गूंज रहे थे। जहां जहां धमाके हुए, वहां सिर्फ लाशें, मलबा और दर्द से कराहते लोग ही नजर आ रहे थे। एक के बाद एक हो रहे इन हमलों ने मुंबई पुलिस को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। पुलिस जब तक एक जगह पहुंचती, तब तक दूसरी जगह धमाका हो चुका होता। एक जगह पुलिस पहुंचती तो दूसरी जगह धमाका हो जाता। हर दिशा से आ रही तबाही किसी के बस में नहीं थी। एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर हो रहे हमले। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस हालात को कैसे काबू में किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुश्मन सामने नहीं था, यह हमला छिपकर किया जा रहा था। सिर्फ 1 घंटे में आतंक पूरे बॉम्बे में फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की धड़कन थम गई हो। जो लोग कुछ समय पहले तक अपने काम में व्यस्त थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन आतंक का यह सिलसिला अभी रुका नहीं था। दोपहर के 3:05 मुंबई का मशहूर जावेरी बाजार, जहां हर दिन लाखों का व्यापार होता है, अब आतंक का अगला निशाना बनने वाला था। हीरे और जेवरात से चमकने वाला जावेरी बाजार अचानक काले धुएं और मलबे में डूब गया। जहां कुछ देर पहले लोग खरीदारी कर रहे थे, अब वहां सिर्फ चीखें, टूटे कांच और बिखरी हुई दुकानें बची थी। इस धमाके में 17 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोग अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि ठीक 5 मिनट बाद एक और धमाका। इस बार निशाना था बांद्रा का मशहूर होटल सी रॉक, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक सूटकेस में छिपा हुआ विस्फोटक अचानक फट पड़ा और पूरी इमारत को हिला गया। धमाके से होटल की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए। हर तरफ डर और अफरा तफरी फैल गई। इस धमाके में किस्मत से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन हर चेहरा डर से भर चुका था।
मुंबई जो कभी रुकती नहीं थी आज पूरी तरह थम चुकी थी। सपनों का यह शहर अब लहूलुहान हो चुका था। प्लाजा सिनेमा की पार्किंग, जुहू का होटल सेंटर, एयरपोर्ट के बाहर और सेंटूर होटल के पास एक के बाद एक धमाके होते गए। दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ यह सिलसिला लगभग 2.5 घंटे तक मुंबई को हिला देता रहा और अंत में इस भयावह दिन का सच सामने आया। 257 लोग मारे गए और 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन इस कहानी का दर्द सिर्फ आंकड़ों में खत्म नहीं होता, यह उस शहर की यादों में हमेशा के लिए रह गया। धमाकों का सिलसिला तो थम गया था, लेकिन अब सवाल और गहरे हो चुके थे। मास्टरमाइंड कौन था, धमाके क्यों किए गए और इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई। एक 9/9/3 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट देश के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला बन गया। 257 लोग अपनी जान गंवा बैठे, हजारों परिवार उजड़ गए, किसी के सुहाग छिन गए, कोई अनाथ हो गया। सरकार के आदेश पर मुंबई को 4 रीजन और 10 जोन में बांटा गया। जांच को तेज करने के लिए एक बड़ा ढांचा तैयार किया गया। मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों ने इस जांच में अहम भूमिका निभाई, जिनमें डीसीपी राकेश मारिया, अरूप पटनायक और कमिश्नर एएस सामरा प्रमुख थे। धमाकों का अंत हो चुका था, लेकिन अब शुरू हुई थी सच्चाई की सबसे कठिन खोज। शाम तक पुलिस हर धमाके वाली जगह की जांच करती रही। शहर अभी भी सदमे में था। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोई भी लावारिस वाहन दिखे तो तुरंत सूचना दी जाए। 14 मार्च को पुलिस को दादर इलाके से एक लावारिस स्कूटर की सूचना मिली। एंटी बॉम्ब स्क्वाड ने जब स्कूटर की जांच की तो उसमें छुपा हुआ एक बड़ा सच सामने आया। स्कूटर की डिक्की में से मिला करीब 12 किलो आरडीएक्स, जो 12 मार्च के धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। यह वही विस्फोटक था जो अगर समय पर नहीं पकड़ा जाता तो तबाही और भी बड़ी हो सकती थी। मुंबई अभी भी सदमे में थी, लेकिन अब जांच को एक बड़ा सुराग मिल चुका था। लेकिन किस्मत से इस बार धमाका नहीं हो पाया। यह स्कूटर बिना नंबर प्लेट का था और इसी वजह से इसका मालिक तुरंत पता नहीं चल पाया। कुछ घंटे बाद वर्ली इलाके में एक और लावारिस गाड़ी मिली। पुलिस ने जब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करवाई तो एक बड़ा नाम सामने आया। यह गाड़ी माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाली रूबीना मेमन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर खाली था और यही खालीपन जांच को और गहरा कर रहा था। यह घर रूबीना मेमन के भाई इन लॉ इब्राहिम मुस्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन का था, जिसे लोग टाइगर मेमन के नाम से जानते थे। हमले के बाद पूरा मेमन परिवार घर से गायब हो चुका था। उनकी कार से हथियार मिलने की वजह से पुलिस का शक और गहरा हो गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए उस घर का दरवाजा तोड़ दिया। घर के अंदर मौजूद हर चीज की बारीकी से जांच की जाने लगी। इस जांच में पुलिस को कुछ चाबियां मिली, जिनमें एक स्कूटर की चाबी भी थी। पुलिस को शक था कि यही चाबी दादर में मिले लावारिस स्कूटर की हो सकती है। और जैसे ही चाबी स्कूटर में लगाई गई, पुलिस का शक यकीन में बदल गया। अब साफ हो चुका था, एक 2 मार्च के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के पीछे टाइगर मेमन और उसका नेटवर्क जिम्मेदार था। मेमन फैमिली के घर पर रेड के दौरान पुलिस को एक और अहम सबूत मिला। एक कार्टन मिला जिस पर लिखा था नोबेल इंस्टीट्यूट। यह एक पाकिस्तानी फर्म थी जो विस्फोटक सामग्री बनाती थी। जैसे जैसे पुलिस कड़ियों को जोड़ती गई, यह साफ होने लगा कि यह साजिश बहुत बड़े स्तर पर रची गई थी। पुलिस की जांच में पाकिस्तान से जुड़े इनपुट्स भी सामने आने लगे। अब पुलिस का फोकस टाइगर मेमन और उसके नेटवर्क पर था और उनकी तलाश तेज कर दी गई। अब पुलिस उन चेहरों के पीछे पहुंच रही थी जिन्होंने मुंबई को हिला दिया था। 14 मार्च को पुलिस के हाथ लगा टाइगर मेमन का मैनेजर अजगर मुकदम। सख्त पूछताछ के बाद उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने टाइगर मेमन से लेकर जावेद चिकना तक कई नाम उजागर कर दिए। उसने बताया कि कई जगहों पर बम रखने की पूरी प्लानिंग उसी ने की थी। इसी बीच पुलिस के हाथ लगा बादशाह खान, जिसका असली नाम जान खान उस्मान खान था। उसने स्वीकार किया कि वह शुरू से ही इसको टीम का हिस्सा था। उसने बताया कि उसे पाकिस्तान भेजा गया था, जहां उसे विस्फोटक और बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। अब धीरे धीरे पूरी साजिश की परतें खुलने लगी थी। पाकिस्तान से लौटने के बाद टाइगर मेमन ने दिसंबर 1992 के अंत में एक अहम मीटिंग रखी। यहाँ पहली बार इस हमले की पूरी साजिश तैयार की गई। पुलिस को पता चला कि 12 से ज्यादा जगहों पर रेकी की गई थी। बम्स को अल हुसैनी बिल्डिंग में असेंबल किया गया था। हमले के दिन हर व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। 23 मार्च को पुलिस को जावेरी बाजार के पास कई बड़े सूटकेस मिले। इनमें से बरामद हुए 12 AK-5 राइफल्स और 195 हैंड ग्रेनेड्स। इसके बाद मुंबरा में एक घर से 1500 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। यह एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी। एक्सप्लोसिव मिलने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। नगला बंदर से पुलिस ने आरडीएक्स से भरी कई बोरियां बरामद की। कुल वजन करीब 2000 किलो। इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भारत में इससे पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स बरामद नहीं हुआ था। अगर यह विस्फोटक समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो तबाही और भी भयानक हो सकती थी। अब तक इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पूछताछ में यह साफ होने लगा कि इस साजिश में पाकिस्तान और ISI की भूमिका भी थी। अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स मुंबई तक पहुंचा कैसे।
इस जवाब को जानने के लिए पुलिस ने कस्टम विभाग के अधिकारियों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने एक और आरोपी इब्राहिम अलियास बाबा मस्सा चौहान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हथियारों की सप्लाई चेन से जुड़े कई खुलासे किए। उसने बयान में टाइगर मेमन, पाकिस्तान की ISI, दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और अबू सलीम जैसे नामों का जिक्र किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने 2 फिल्म प्रोड्यूसर्स समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला का नाम पुलिस के सामने रखा। पुलिस तुरंत समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। पूछताछ के दौरान दोनों प्रोड्यूसर्स पुलिस को ताना मारते हैं, आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते क्या? जब पुलिस ने पूछा किसकी बात कर रहे हो, तो एक नाम सामने आया, संजू बाबा। पुलिस समझ चुकी थी कि बात किसकी हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने पुष्टि करने के लिए सवाल किया। पुलिस ने पूछा कौन संजू, और फिर जवाब आया, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरा देश हैरान रह गया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उस समय संजय दत्त मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और जांच की खबर उन तक भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने और उनके पिता सुनील दत्त ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। 19 अप्रैल जैसे ही संजय दत्त भारत लौटे, मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी। एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। DCP राकेश मारिया ने खुद इस केस की कमान संभाली। दत्त से पूछताछ शुरू की। संजय दत्त ने शुरुआत में सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। राकेश मारिया उनके इस जवाब से गुस्से से भर उठे, क्योंकि वो इस केस में 1 महीने से भी ज्यादा समय से लगे हुए थे। अब राकेश मारिया के सब्र का बांध टूट चुका था। गुस्से में उन्होंने एक तेज चाटा संजय दत्त के गाल पर जड़ दिया। पहले से डरे हुए संजय दत्त अब टूट गए और रोने लगे। इसके बाद उन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला ने जो बताया था, संजय दत्त ने वह सब कबूल कर लिया। हमले से कुछ दिन पहले अनीस इब्राहिम के कहने पर उनके पास हथियारों की खेप पहुंचाई गई थी। इतने सारे हथियार देखकर वह घबरा गए, इसलिए उन्होंने कुछ ही हथियार अपने पास रखे और बाकी लौटा दिए। और बाद में डर के मारे उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहकर बचे हुए हथियार भी नष्ट करवा दिए। इस तरह मुंबई पुलिस की जांच में एक एक कर सारे रहस्यों से पर्दा उठ चुका था। इस हमले के मास्टरमाइंड के रूप में 3 नाम सामने आए, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। लेकिन जहां एक तरफ जांच चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में पॉलिटिकल ड्रामा भी जारी था। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए और ज्यादातर इलाके हिंदू बहुल थे। स्थिति बेहद संवेदनशील थी और डर था कि कहीं सांप्रदायिक दंगे न भड़क उठे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि धमाके 12 नहीं बल्कि 13 जगहों पर हुए थे और उस 13वें धमाके में एक मुस्लिम बहुल इलाके का नाम जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इन धमाकों के लिए LTTE को जिम्मेदार ठहराने की भी कोशिश की गई, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच ने हर सच्चाई को सामने ला दिया। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि क्यों 12 के 12 धमाके हिंदुओं के इलाके में ही हुए थे और कैसे टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और ISI इन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स के लिए एक हुए और कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की गई। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया, तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी को काफी बुरा लगा। काफी मुस्लिम लोग गुस्से से भर गए और उसके बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। दंगे की आग ने बॉम्बे को भी अपनी चपेट में ले लिया था और दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 के दौरान शहर की गलियां खून से रंग गई। लोगों के मकान जला दिए गए और दुकानें लूट ली गईं। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच गहरी दरार पड़ चुकी थी और इन दंगों में दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए थे। एक दंगे के दौरान दंगाइयों ने टाइगर मेमन की तिजारत इंटरनेशनल कंपनी का ऑफिस भी आग के हवाले कर दिया। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के गिरने से टाइगर मेमन का खून वैसे ही खोला हुआ था। अपने ऑफिस को आग में जलता देख उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तभी ठान लिया कि वो इसका बदला पूरी मुंबई को आग और धमाकों के हवाले करके लेगा। उसने इसको लेकर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट किया, जो तब तक भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुका था और एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड फिगर बन चुका था। दाऊद भी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने और उसके बाद हुए दंगों में मारे गए मुसलमानों का बदला लेना चाहता था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भारत की पूरी सिचुएशन को एक मौके की तरह देख रही थी। उस समय ISI का चीफ जावेद नासिर था, जो तबलीगी जमात नाम की इस्लामिक मिशनरी आउटफिट से भी जुड़ा हुआ था। उसे इंडिया को नुकसान पहुंचाने का यह सबसे अच्छा मौका लगा। इसके बाद मुलाकातों के दौर शुरू हुए। टाइगर मेमन दुबई में तौफीक जलियावाला दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम मुस्तफा, दोसा IS से जुड़े लोगों और कुछ अरब रईसों से मिला। यहाँ सबने मिलकर मुंबई को दहलाने की प्लानिंग बनाई। क्योंकि मुंबई की स्मगलिंग रैकेट पर टाइगर मेमन की मजबूत पकड़ थी, इसलिए पाकिस्तान से हथियारों को मुंबई तक पहुंचाने का जिम्मा उसी को दिया गया, जबकि फंड्स और वेपन्स के अरेंजमेंट की जिम्मेदारी कराची बेस्ड ड्रग ट्रैफिकर तौफीक जलियावाला को सौंपी गई। इसके बाद धमाके कहां करने हैं,
यह प्लान बनने लगा। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई भारत में एक ऐसा हमला करना चाहते थे जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे, इसलिए एक ही दिन एक ही समय पर मुंबई में धमाके करने का प्लान बना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके और चारों तरफ केस की स्थिति बन जाए। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे का बड़े पैमाने पर लेन देन किया जाना था, इसलिए इसके लिए टाइगर ने अपने भाई याकूब मेमन को भी इस साजिश का हिस्सा बना लिया, जो प्रोफेशन से एक सीए था। उसके परिवार के नाम पर बांद्रा के HSBC बैंक में 4 NRI बैंक अकाउंट्स थे, जिसका एक्सेस याकूब के पास था। इसके अलावा डेवलप कॉरपोरेशन बैंक में मेमन की कंपनी तिजारत इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट भी थे, जिनमें उसके बाद काफी पैसों की लेन देन की गई। इसके बाद आईएसआई ने जनवरी 1993 में पाकिस्तान से RD-1 राइफल्स और ग्रेनेड को भारत पहुंचाना शुरू किया। इस क्रम में पहला कंसाइनमेंट गुजरात पहुंचता है, जिसे मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड से ही जुड़े अबू सलेम को दी जाती है। इसके बाद हथियारों के अगले 2 कंसाइनमेंट 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच भारत पहुंचाए जाते हैं। कंसाइनमेंट महाराष्ट्र के रायगढ़ शेखाड आ जाते हैं, जिन्हें रायगढ़ से मुंबई तक लाने के लिए इस बार टाइगर मेमन खुद जाता है। स्मगलिंग के धंधे के कारण उसकी पहले ही यहाँ के कस्टम अधिकारियों से जान पहचान थी, इसलिए वो उन्हें और रिश्वत देकर आसानी से सभी आर्म्स, एम्यूनिशंस, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड्स और RDX को गाड़ियों में भरकर मुंबई तक ले आता है। इसके बाद वह इन हथियारों को अलग अलग जगहों पर छुपा देता है। भारी मात्रा में हथियारों को भारत लाने के बाद टाइगर मेमन इस हमले को अंजाम देने के लिए अपने 19 भरोसेमंद लोगों की एक टीम बनाता है और उन्हें 3 हिस्सों में फरवरी 1993 में ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजता है। सभी लोगों को पहले दुबई पहुंचाया जाता है, फिर वहां से सभी पाकिस्तान के कराची पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें करीब 12 दिनों तक हथियार चलाने, गाड़ियों में विस्फोटक लगाने और ग्रेनेड फेंकने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सभी लोग 4 मार्च को वापस मुंबई आ जाते हैं। अब टाइगर मेमन कई दिन तक इन लोगों को हमला करने के लिए सही जगहों की तलाश करने को कहता है। कई दिनों तक फेमस जगहों की रेकी की जाती है और हमला करने के लिए उन जगहों की लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वाक्य होता है जिससे टाइगर मेमन का प्लान पूरी तरह से चौपट हो सकता था। टाइगर मेमन का एक आदमी गुल मोहम्मद अली उर्फ गुलू पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटने के बाद से ही डरा हुआ था। उसका इतने दिनों में मन बदल चुका था। उसे चिंता थी कि वह अगर बम धमाके करता है तो उसकी वजह से उसके परिवार को भी काफी कुछ सहना पड़ेगा। कुछ महीनों पहले मुंबई में जो दंगे हुए थे उसमें भी उसका नाम था, जिस वजह से वो पहले से ही पुलिस के निशाने पर था। इसलिए वह डरकर 9 मार्च को मुंबई पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर देता है। वह खुद से ही पुलिस के सामने टाइगर मेमन के प्लान के सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर रख देता है। उसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने से लेकर मुंबई में धमाके कहां-कहां होने वाले हैं यह तक पुलिस को बता दिया। लेकिन मुंबई पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। पुलिस को लगता है वह ऐसे ही बातें बना रहा है, इसलिए पुलिस इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है। इधर जब गुल मोहम्मद के अरेस्ट होने की खबर टाइगर मेमन को पता चली तो वह काफी परेशान हो गया। पहले वह इस हमले को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर अप्रैल 1993 में करने वाला था, क्योंकि इस दिन हिंदू इलाकों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती, जिस वजह से ज्यादा जाने जाती। लेकिन जयंती में पूरे 1 महीने का समय था और ऐसे में उसे डर था कि अगर उसने धमाके करने में 1 महीने का इंतजार किया तो पुलिस उस तक पहुंच सकती है। गुल मोहम्मद की गिरफ्तारी से घबराया टाइगर मेमन जल्द ही अपने पूरे परिवार को दुबई भेज देता है। इसके बाद वह अपने घर में अपने सहयोगियों की एक मीटिंग बुलाता है, जहां मुंबई को दहलाने के लिए 12 मार्च की तारीख तय होती है। अब उन्हें सारी तैयारी जल्दी से जल्दी करनी थी, क्योंकि उनके पास केवल 1 दिन का समय था। उसके सभी साथी छुपाकर रखे RX स्पेस उन्हें 5-12 मार्च 1993 की दोपहर अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट होने लगते हैं। महज 2 घंटे 1 मिनट में मुंबई 12 जोरदार धमाकों से दहल उठता है। पुलिस का गुल मोहम्मद की बातों पर विश्वास न करना मुंबई के लोगों को बहुत भारी पड़ता है और इस हमले में 257 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और ISI का प्लान केवल यही तक सीमित नहीं था। ISI ने सिर्फ टारगेट लिस्ट बनाने, एक्सप्लोजिव्स, फाइनेंस और ट्रेनिंग देने तक ही मदद नहीं की थी, बल्कि इससे भी खतरनाक फेज 2 को अंजाम देने की तैयारी थी। इस फेज के तहत सभी गैंगस्टर्स को बम धमाकों के बाद राइफल्स और हैंड ग्रेनेड लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, मंत्रालय, शिवसेना भवन और BMC बिल्डिंग जैसी जगहों में घुसकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बड़े बड़े नेताओं को मारना था। ISI ने दाऊद की डी कंपनी के स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारी मात्रा में राइफल्स, 40,000 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन एंड 450 हैंड ग्रेनेड्स भारत पहुंचाए थे। लेकिन यह फेज तब फेल हो गया जब वे पंच ट्रेनिंग ले चुके टाइगर मेमन के गुंडे बम धमाकों के बाद घबरा गए और पकड़े जाने के डर से उनमें से कई शहर छोड़कर भाग गए। मुंबई पुलिस ने जी तोड़ मेहनत के बाद इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगा लिया था।
इसलिए 4 नवंबर 1993 को मुंबई पुलिस ने 10,000 पेजेस की प्राइमरी चार्जशीट फाइल की, जिसमें 189 लोग एक्यूज थे। 15 दिन बाद इस हमले की और अच्छे से जांच के लिए केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 1.5 साल की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद अप्रैल 1995 में टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए 26 एक्यूज को निर्दोष मानते हुए इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके थे। टाइगर मेमन के छोटे भाई याकूब मेमन को भी 1994 में पुलिस ने काठमांडू एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था, जो हमले के वक्त दुबई और फिर पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ था। इसके बाद अबू सालेम को भी पकड़ लिया गया, जो पुर्तगाल की जेल में बंद था। पुर्तगाल की सरकार ने उसे 2005 में इस कंडीशन पर इंडिया को सौंपा था कि उसे कभी फांसी की सजा न दी जाए। इस तरह इस अटैक के जिम्मेदार कई लोग तो पकड़ लिए गए थे, लेकिन इस हमले के सबसे बड़े दोषी टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम बहुत कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग सके। जहां टाइगर मेमन ने खुद को विदेश के किसी कोने में छिपा लिया, तो वहीं दाऊद इब्राहिम अपने साथियों के साथ मुंबई अटैक के तुरंत बाद दुबई से पाकिस्तान भाग आया और पाकिस्तान ने उसे भारत से बचाने में भरपूर मदद की। इसके बाद कोर्ट में कई सालों तक इस केस का ट्रायल चलता रहा और सितंबर 2006 में टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। टाडा कोर्ट जज प्रमोद कोड़े ने 100 आरोपियों को दोषी ठहराया। इन 100 दोषियों में से 99 को सजा सुनाई गई, जबकि एक आरोपी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट POA के तहत रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने 11 लोगों को डेथ पेनल्टी दी थी, जिसमें याकूब मेमन का भी नाम था। कोर्ट ने उसे इस हमले के मेन कंस्पिरेटर में से एक माना था। याकूब मेमन समेत 11 लोगों ने टाडा के डेथ पेनल्टी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन का डेथ सेंटेंस बरकरार रखा, जबकि बाकी के 10 की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। इस तरह याकूब मेमन को फांसी होनी थी, जबकि टोटल 20 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलनी थी। बाकी मुजरिमों को 2 साल की जेल से लेकर 14 साल की कैद की सजा दी गई। संजय दत्त को भी अपने घर में अवैध हथियार रखने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई। संजय दत्त के जो फ्रेंड थे, जिन्होंने उनके वेपन्स को उनके कहने पर डिस्ट्रॉय किया था, उन्हें भी 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि इसके बाद में 1 साल कर दिया गया। कोर्ट ने कस्टम ऑफिसर्स RK सिंह, जयवंत गरव, मोहम्मद सुल्तान सैयद और सुधान्यतल अवेदकर को भी सजा सुनाई। साथ ही मुंबई पुलिस के विजय पाटिल, अशोक नारायण मुनेश्वर, PM महादिक, रामेश माली और SY पालिशकर को भी इस मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। इन सब पर एक्सप्लोसिव को भारत तक लाने और इसे महीनों तक छुपाकर रखने में गैंगस्टर्स की मदद करने का आरोप था। याकूब मेमन ने अपनी फांसी रुकवाने की काफी कोशिश की। उसने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भी अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका और प्रणब मुखर्जी ने याकूब की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। भारतीय लोग इस फैसले से काफी खुश थे। एक बहुत सामान्यीकृत ओवर जनरलाइज दावा है। उस समय इस मामले पर देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत माना, जबकि कई लोगों ने मृत्युदंड पर नैतिक और कानूनी सवाल भी उठाए। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो याकूब को फांसी पर लटकते हुए नहीं देखना चाहते थे। इनमें से एक नाम बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का नाम भी था, जिन्होंने फांसी को गलत करार दिया। इसके बाद अलग अलग फील्ड के 40 पॉपुलर लोगों ने प्रेसिडेंट के पास कॉमन लेटर लिखकर याकूब की फांसी को रोकने की अपील की, लेकिन इस बार भी प्रणब मुखर्जी ने इस पर गौर नहीं किया, जिसके बाद याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को सुबह 6:30 पर नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। संयोग से याकूब मेमन का उस दिन जन्मदिन भी था। उसका जन्मदिन ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। इस तरह याकूब मेमन को जरूर फांसी दी गई, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम समेत 27 लोग अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं।